तो डिफ्यूजन जो होता है इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या समझोगे आप, क्या बोलोगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, हमारे अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है कि नहीं होता है? हाँ, हमारे अंदर होता है। यस सर, वी टेक इन व्हाट? ऑक्सीजन एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। बट सेम चीज़ अगर सेल्स की मैं बात करूँ तो उनके अंदर भी होता है ये चीज़, बराबर है, उनके अंदर भी होता है। ये गैसियस मटेरियल की बात हो गई। डिफ्यूजन का मतलब गैसियस मटेरियल का एक्सचेंज होना, ठीक है। एंट्री और एग्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेशली ऑक्सीजन बोला है और क्या बोला है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सही है? ये दोनों चीज़ें बोला है। तो हमारे अंदर तो होता ही है, आपको पता ही है, एंट्री और एग्जिट। एंट्री ये होता है, एग्जिट ये होता है, ये भी पता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की। किसकी बात करते हैं? ऑस्मोसिस। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ। वो एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म तो नहीं करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है? इमेजिन करना है, सोचना है, ठीक है। सबके घर में रेजिन्स पता है? रेजिन्स, किशमिश पता है क्या होता है? हाँ, उसको 2-3 लिया। कितना लिया? 2 या 3 लिया बस। और उसको ना ऐसे छोटे से ग्लास में, छोटे कटोरी में डाल दिया और उसमें हाफ़ पानी भर दिया। कितना? हाफ़ पानी भर दिया। और जब 3-4 घंटे के बाद देखोगे या फिर रात को भर दिया, सुबह उठ के देखोगे तो वो रेजिन्स ना ऐसे फूक गए रहते हैं। वो रेजिन्स किसकी तरह दिखेंगे पता है? वो दिखेंगे एक ग्रेप्स की तरह दिखेंगे। किसकी तरह? ग्रेप्स। सर क्या बोलना चाहते हो आप? कि वो जो रेजिन्स ने क्या किया? वाटर को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। पहला चीज़ तो ये बोल दिया मैंने, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं क्या बताना चाहता हूँ पता है? ग्रेप से ही रेजिन्स बनता है। उसको क्या कर देते हैं? सुखा देते हैं हम लोग, तो उसके अंदर से पानी क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? पानी बाहर निकल जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ऑस्मोसिस। ये देखो, ये गैस का एक्सचेंज था, ये लिक्विड का एक्सचेंज हो जाता है। समझ में आया? ये किसका एक्सचेंज था और ये किसका हो जाएगा? लिक्विड का एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे लिक्विड में तो हम लोग बेसिकली हमारे आजू बाजू एक ही लिक्विड दिखता है ना, वाटर। तो बोल देंगे क्या है ये? एक्सचेंज ऑफ वाटर, एंट्री और एग्जिट ऑफ वाटर इन सेल, बराबर है, ठीक है। तो ये जो ऑस्मोसिस है ना, ये 3 प्रकार का है। एक होता है आइसोटोनिक, ठीक है, दूसरा होता है हाइपोटोनिक और तीसरा होता है हाइपरटोनिक। 3 होता है। तो अभी आप लोगों में से आप लोग मुझे बताएंगे, जब मैं तीनों एक्सप्लेन कर दूंगा तो, कि जब वो ग्रेप्स था तो उससे रेजिन्स बनने के लिए, ग्रेप से किशमिश बनने के लिए इन तीनों प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस हुआ रहेगा, ठीक है, बराबर। और जब रेजिन्स था और आपने उसको पानी में डाला, कटोरे में डाला, और सुबह जब उठ के देखे तो वो एकदम ग्रेप की तरह हो गया, तब कौन सा, ठीक है। ये तीनों पार्ट में से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। नाउ एक वर्ड ये जो दिखा, ये आइसो वर्ड दिखा, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन ना, बराबर। आइसोटोनिक सोल्यूशन लिखा है। उसके बाद सेकेंड वाला लिखा है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। उसके बाद थर्ड वाला जो लिखा है वो लिखा है हाइपरटोनिक। यस, क्या हो गया? ठीक है, थर्ड वाला ये समझा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 है, बराबर। तो आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। वर्ड भूलोगे तो नहीं। आइसो का मतलब सेम, बराबर। अच्छा, सेम का मतलब क्या हो जाए? जैसे मान लो कि ये एक सेल है, मान लो ये एक बॉक्स नहीं है, ये क्या है? सेल है, ठीक है। यू कैन इमेजिन एनीथिंग, गॉड हैज़ गिवन यू पावर टू इमेजिन एनीथिंग। सबसे फास्टेस्ट स्पीड इसका है ना, कुछ भी सोच सकते हो, बराबर। अगर मैं आप लोग को चिल्ला रहा हूँ तो आप लोग इधर ही मेरे को कितनी बार अलग अलग तरीके से 1 सेकंड के अंदर मार चुके रहोगे, बराबर ना। सो दिस इज़ द फास्टेस्ट थिंग। तो जस्ट इमेजिन ये क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल है, ठीक है। और सेल के अंदर मान लो जो भी वाटर लेवल है, ठीक है, सेल के अंदर जो भी वाटर लेवल है और जो भी वाटर लेवल एंड सेल के बाहर है, ये फिर एनवायरनमेंट में है, ठीक है। जो भी सेल के अंदर है, बराबर, जितना भी सेल के अंदर वाटर का कंटेंट है उतना ही अगर बाहर भी है तो बोल सकते हो ना सर वाटर लेवल दोनों जगह सेम है, बराबर है। वाटर लेवल दोनों जगह
सेम। तो आइसो वर्ड का मतलब क्या हो गया? सेम हो गया। मीन्स वाटर कंटेंट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल वाटर कंटेंट अगर दोनों जगह सेम है तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलोगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज हाइपोटोनिक? द सेल हैज लेस वाटर। ये हाइपोटोनिक बराबर ना, हाइपो वर्ड है HYPO। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाता है? सेल हैज़ लेस वाटर। अगर यहाँ पर वाटर है 50%, कितना है? 50%। लेकिन बाहर है 90%, तो अभी देखोगे कि बाहर में ज़्यादा है और अंदर में क्या है? तो सेल हैज़ लेस वाटर, ये सेल के पास कम पानी है। तो ये क्या करेगा? ये जो बाहर में जो पानी है ना, इसके अंदर आएगा। सही है? क्या होगा? उसके अंदर आएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों सर? किसके वजह से? इट्स बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करेगा ना इसको। किसको हेल्प करेगा? पानी को बोलेगा भाई थोड़ा अंदर आ जाओ, अंदर कम है, बराबर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर लेगा? उसको खींच लेगा अंदर। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? जो भी मटेरियल सेल के अंदर कम है उसको क्या कर लेगा? अंदर ले लेगा, बराबर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो आप बोल सकते हो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? सेल के अंदर लिक्विड आता है, बराबर ना, बराबर। या फिर ऐसे बोल सकते हो वाटर एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब होता है, सही है, बराबर। और हाइपरटोनिक में क्या होता है पता है? सेल के अंदर ज़्यादा पानी आ जाता है, बराबर। सेल के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मान लो पहले 50 था ना, तो अभी हम लोग बोल देते हैं कितना हो गया? इधर 90 हो गया और बाहर कितना हो गया? 50 हो गया। तो सेल के अंदर ज़्यादा वाटर का कंटेंट है, तो ये क्या करेगा? पानी अपने अंदर से बाहर फेंक देगा। समझ में आ रहा है? पानी अपने अंदर से क्या कर देगा? बाहर फेंक देगा। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर बोलोगे वाटर इवेपोरेट हो गया। क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया, सही है, बराबर। तो तीन चीज़ समझ लिया। व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन? आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? अंदर और बाहर जो भी वाटर लेवल है सेम टू सेम है, ठीक है। हाइपोटोनिक का मतलब इसके अंदर जो भी सेल है उसके अंदर पानी का क्वांटिटी कम है, इसलिए वो वाटर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, बराबर। हाइपोटोनिक का मतलब वाटर के अंदर सेल के अंदर वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वो क्या करेगा? वाटर इवेपोरेट कर देगा। नाउ टेल मी, अब बताइए, ठीक है, ग्रेप से रेजिन्स बना तो क्या होता रहेगा? हाइपर होता रहेगा या हाइपो होता रहेगा? हाइपर, PER, सही है। क्योंकि ग्रेप्स में वाटर का कंटेंट रहता है। अरे ग्रेप, अंगूर खाए हो ना कभी? जैसे खाते हो ना ऐसे लगता है कि पानी निकला। भले ही मीठा रहता है, अलग बात है, बराबर, बट मीठा रहता है, खट्टा रहता है, कभी कभी पता नहीं। तो ग्रेप से क्या बन रहा है? रेजिन्स बनने के लिए हम लोग उसको सुखाने को रख देते हैं ना, तो वो क्या होता है? वाटर क्या हो जाता रहेगा? इवेपोरेट होता रहेगा, सही है। और बाद में आपने जो एक्सपेरिमेंट किया वो रेजिन्स को क्या किया था? वो छोटे से कटोरे में पानी डाल के छोड़ दिया था रात भर, तो वो वापस से ग्रेप की तरह हो गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ? उसने वाटर एब्जॉर्ब किया, मीन्स दैट वाज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, बराबर है। अच्छा, एक और सवाल इसी से रिलेटेड, दिस ऑस्मोसिस से रिलेटेड, ये जो ऑस्मोसिस है इनसे रिलेटेड एक सवाल है। रेनी सीज़न में जो डोर्स होते हैं, जो दरवाजे होते हैं, ऐसे विंटर सीज़न हो गया या फिर हो गया अपना समर सीज़न, बराबर। इन सीजन्स में ये जो डोर रहते हैं, ठीक है, डोर वो इजीली खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बट रेनी सीज़न में क्या होता है पता है? बराबर से बंद नहीं होते हैं, और अगर बंद हो जाता है ना तो बहुत ज़ोर के बंद हो जाता है। क्यों ऐसे? हाँ, लकड़ा फूक जाता है वो। हाँ, देखो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से जब अंदर आते हैं तो हम लोग गीले रहते हैं, बराबर। हम क्या कर देते हैं? वो वुड को टच करते हैं, वुड को क्या करते हैं? टच करते हैं। तो एक बात बताइए, पूरे साल में वुड के पास पानी था क्या? नहीं था ना सर, पूरे साल तो सूखा हुआ था वो। तो क्या होता रहेगा? वुड के ऊपर जैसे आपने हाथ रखा तो वो पानी आपका किधर चला गया? वुड के अंदर चला गया। तो अब जब पानी वुड के अंदर चला जाएगा तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? अपने साइज़ में बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसीलिए। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर तो बारिश भी बहुत ज़ोर की होती है कि नहीं?
तो जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना लोग भीगेंगे, उतना लोगों का दरवाज़ा भी भीगेगा। देखो ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग रहते हैं उनका दरवाज़ा कभी कभी बंद ही नहीं होता है। क्यों नहीं बंद होता है? क्योंकि पानी सीधा दरवाजे तक टच कर देता है ना, और वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जितना वो लोग एब्जॉर्ब करेंगे उतना उनका साइज़ बढ़ेगा और उतना डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए वो अचानक से एकदम ज़ोर के बंद हो जाता है, फिर खुलने में टाइम लगता है, बराबर। नो मैटर वो मेन डोर हो या फिर हो किसका एकदम बेडरूम वाला डोर हो, सेम कंडीशंस रहता है। क्यों? क्योंकि हवा में ना मॉइस्चर का कंटेंट भी ज़्यादा हो जाता है, मॉनसून में हो जाता है कि नहीं, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, वाटर वेपर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा हो गया, वो वाटर वेपर जब तुम्हारे रूम में आया तो रूम का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था, और वो आके दरवाजे पे चिपका, वो वापस से उसके अंदर पानी चला गया, समझ लो। सो इसलिए वो डिफ़िकल्ट होता है खोलने में और बंद करने में, विच इज़ ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 68 रिसर्च का वाले सेक्शन में दिया है, एकदम नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं साइटोप्लाज्म में। किस में आते हैं? इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना ही नहीं है। क्यों सर? साइटोप्लाज्म का मतलब, साइटोप्लाज्म का मतलब जितने सेल ऑर्गेनल्स जहाँ पर आते हैं, जहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स पूरे के पूरे रहते हैं, उसको आप क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। द प्लेस वेयर विच ऑल सेल ऑफ द ऑर्गन एग्जिस्ट आर एंड ऑल्सो एम्बेडेड, ऐसे बोल सकते हो। द प्लेस वेयर विच ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द सेल आर एम्बेडेड, बराबर। एक ऐसी जगह सेल में जहाँ पर सेल के सारे ऑर्गन्स को हमने लोकेट करके रखा है, एकदम अच्छे से उसको दबा के रखा है उधर। सो दैट इज़ नथिंग बट साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेल ऑर्गेनल्स में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल ऑर्गेनल्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारा न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये वर्ड ऑर्गेनल्स का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है ऑर्गन्स ऑफ द सेल। इसका क्या होता है? हाँ, सेल्स के अलग अलग ऑर्गन्स है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। वाई? बिकॉज न्यूक्लियस इज द हेड, ऐसे बोल सकते हो। न्यूक्लियस क्या करता है? सारे सबके एक्शंस क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है, बराबर है, ठीक है। सो पेज नंबर 70 पे रहेगा न्यूक्लियस का, बराबर। सो न्यूक्लियस को अगर आपको देखना है तो अगेन यू हैव टू सी थ्रू अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यू नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी न्यूक्लियस, बराबर। अनियन होता है, अनियन पता है? हाँ, अनियन ना जब ऐसे छीलते हैं हम लोग, ठीक है, तो अनियन छीलने के बाद मान लो एक उसके ऊपर से एक जो परत थी वो निकाला, ठीक है, और उसके अंदर ना एक पतला सा एकदम जाली की तरह रहता है, वाइट कलर का, ठीक है। तो उसको अगर आप निकालोगे और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे तो विच विल अपीयर लाइक, पेज नंबर 69 पे जाइए। पेज नंबर 69 पे जाओगे तो 10.5 वाला जो डायग्राम है, अनियन पीलिंग दिया है ना, ठीक है, तो वो एकदम पतला, वो जो ऐसे दिख रहा था ना, एकदम ऐसे जाली की तरह दिखता है, एकदम पतला सा रहता है वाइट कलर का। उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वैसे दिखता है। हमने देखा है, इसके लिए बोल रहा हूँ, हम लोग ने जनरली देखा है, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट रहता है, ठीक है। अनियन पीलिंग हो गया, या फिर और भी फ्लावर का डाइसेक्शन, ये सब करना। फ्लावर के अंदर उनका भी ये लेके, जैसे कुछ पत्ते होते हैं, वो पान का जो पत्ता होता है, ठीक है, तो उसको ऐसे फाड़ते हैं ना तो वाइट कलर का एकदम ऐसे रहता है। जैसे देखो बुक में कुछ लोग रखते हैं ना पेपर एंड ऑल, तो उसके ऊपर वो ग्रीन वाला जो रहता है वो हट जाता है एंड सिर्फ वो जाली दिखता है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो सब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो अनियन के अंदर जब देखते हैं तो ऐसा उसका स्ट्रक्चर दिखता है। तो उसमें देखोगे ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो दैट ब्लैक स्पॉट्स आर नथिंग बट न्यूक्लियस। क्या होते हैं वो? न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और देखो न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए रहता है। क्या रहता है? डीएनए। हाँ, हमारा डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर, बराबर है। और ये जो डीएनए है जब सेल डिवाइड होता है तो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है। क्या होता है? जो भी अपना क्या बोला मैंने, जो डीएनए रहता है, जो भी हमारा क्या रहता है, डीएनए, लेकिन ये क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में रहता है। यही बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में रहता है। जब ये क्या होता है, कंडेंस होता है, क्या होता है, कंडेंस होता है, तब ये क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। ऐसे कुछ दिखता है क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है,
और 2 क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे कुछ दिखता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को ऐसे खींच दोगे ना तो वो डीएनए दिखेगा, और डीएनए को और खींच दोगे तो जीन दिखेगा, ठीक है, ये सब दिखेंगे ऐसे। अभी ये सब किसका पार्ट है पता है? ये सब हेरिडिटी का पार्ट है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड में। क्रोमैटिन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस। तो इसके अंदर ना ऐसे धागे के हिसाब से ऐसे फैला हुआ रहता है, और ये क्या होता है? अपना कुछ नहीं, डीएनए ही होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। ऐसे ही पूरा धागा की तरह फैला हुआ रहता है। तो जब ये कंडेंस होता है ना तो ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाता है, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रोमोसोम बोल देते हैं, बराबर। और आपको तो पता है कि ये क्या था? बेसिकली डीएनए था, और डीएनए के अंदर ही हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आइज़ का कलर हो गया, मेरा हाइट हो गया, बराबर। कुछ लोग बोलते हैं ना तुम्हारी नाक तुम्हारी मम्मी पे जाती है, तुम्हारी मम्मी पे जाती है, तुम्हारी आँखें तुम्हारे डैड से मिली हैं। सो दीज आर नथिंग बट कैरेक्टर्स। तो ये सब का सब कैरेक्टर किसके अंदर स्टोर रहता है? जीन का बड़ा भाई कौन है? डीएनए। समझ में आया? ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इन दोनों में रहते हैं, जीन के अंदर रहते हैं पूरा, ठीक है। और जीन को थोड़ा कंप्रेस किया तो डीएनए, डीएनए को थोड़ा कंप्रेस किया तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम, बराबर। और क्रोमोसोम सिर्फ एक ही टाइम पर दिखता है जब सेल डिवाइड होना रहता है, तब बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। सो इतना तो समझ गया कि न्यूक्लियस जो है, देख रहे हो न्यूक्लियस कितना मेन काम कर रहा है। न्यूक्लियस कहीं ना कहीं हर एक चीज़, हर एक कैरेक्टर अपने अंदर रखा है। और जो भी सेल का जो काम होता है ना, वो कौन कंट्रोल करता है? सेल के सारे फंक्शंस न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो इफ़ यू विल सी, इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, बराबर, एंड ऑल्सो द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन और सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटीज़ हो रहा है सब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है कि नहीं। जो भी कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग से ही तो मिलते हैं। कुछ कुछ बच्चे देखोगे जैसे उनके डैड्स होते हैं वैसे वो बेबी भी सोती है, बराबर। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि डैड का ही कैरेक्टर और मॉम का ही कैरेक्टर किसको मिला है? उस बच्चे को मिला है। तो न्यूक्लियस उन चीज़ों में भी क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, बराबर। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर उसको बोलते हैं ER। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ना व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, the organelles which conduct various substances inside the cell is called endoplasmic reticulum। various substances को cells के अंदर लेना, बराबर, ठीक है, उसको ER बोलते हैं। अच्छा, और बोला है ER has a net like structure consisting of interconnected miniature tubes and sheets filled with fluid। so if you will see the structure, अगर उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो उसका नेट लाइक स्ट्रक्चर बोला है, बराबर है। कैसा स्ट्रक्चर बोला है? नेट लाइक स्ट्रक्चर है। और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड मिनिएचर, एकदम छोटे छोटे पोर्स भी रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ राइबोसोम ग्रैन्युल्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो एक बात बताइए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, तो पहले तो उसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो उसमें ना डॉट 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 चीज़ें दिखाई हुई हैं, डॉट 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 दिखाया है, उसको हम लोग राइबोसोम्स बोलते हैं। क्या है? राइबोसोम्स। और वो है रफ साइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ। एक सॉफ्ट होता है और दूसरा होता है रफ। अच्छा, अभी इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द सेल। सेल्स को क्या करता है? सपोर्ट करने का काम करता है। इसके अंदर प्रोटीन का भी कंडक्शन होता है, प्रोटीन्स को इधर से उधर भेजा जाता है, ठीक है। टॉक्सिन्स दैट हैव एंटर्ड द सेल एंटर्ड द बॉडी थ्रू फूड, एयर, वाटर आर मेड वाटर सोल्यूबल बाय ER एंड देन फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी। जो भी टॉक्सिन्स चीज़ें, जो भी हार्मफुल चीज़ें फूड के थ्रू सेल के अंदर आ गया है, उसको क्या सबसे पहले किया जाता है? उसको हम लोग वाटर सोल्यूबल करते हैं। क्या करता है वो? ER वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करेगा, और वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या कर देगा? फ्लश कर देगा, बाहर फेंक देगा सेल के, ठीक है ना। व्हाट इज़ गोल्गी कॉम्प्लेक्स? देखिए ये सब चीज़ें गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, और इसमें पूछता भी है, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद जो लाइजोसोम्स है इसके बारे में तो पक्का पूछता है, ठीक है। लाइजोसोम्स को वाई डू वी कॉल इट एज सुसाइड बैग्स, ऐसे उसको सुसाइड बैग्स क्यों बोला जाता है? लाइजोसोम्स को, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी रहेगा। नाउ गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है,
इट इज़ मेड अप ऑफ 5 to 8 hollow and flat sacs placed parallel to each other। ठीक है, वो जैसे स्ट्रक्चर देख लो 71 पे, तो वो यस हाँ, तो उसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे सैक्स, बहुत सारे ऐसे ट्यूब दिए हुए हैं, बराबर ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, बराबर। और कितने हैं, बहुत सारे 5 to 8 हॉलो ऐसे सैक्स रहते हैं, बराबर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टरने। क्या बोलते हैं? हाँ, उसका स्पेलिंग क्या है? CISTERNAE, सिस्टरने, बराबर, ठीक है। और इन सब के अंदर एंजाइम्स रहता है। क्या रहता है? एंजाइम। अब बोलोगे व्हाट आर एंजाइम्स, तो आप बोल सकते हो सर एंजाइम्स को अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो दे आर नथिंग बट केमिकल्स। क्या है? केमिकल्स, जो कुछ ना कुछ चीज़ें कंट्रोल करने के काम आती हैं, बराबर। अच्छा, सो नाउ अगर उनके फंक्शंस की मैं बात करूँ तो इट इज़ नथिंग बट अ सिक्रेटरी ऑर्गन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड सिक्रेटरी ऑर्गन, बराबर। सिक्रेटरी ऑर्गन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिलीज़ करना। ये जो सिक्रेट वर्ड लिया है इसका मतलब क्या होता है? रिलीज़। क्या होता है? मतलब कोई भी केमिकल को रिलीज़ करना। समझ में आ रहा है? कोई भी केमिकल वर्ड नहीं, कोई भी एंजाइम को जो रिलीज़ करता है उसको हम लोग बोलते हैं सिक्रेटरी ऑर्गन। जैसे लीवर जो है, ठीक है, ये बाइल जूस क्या करता है? सिक्रीट करता है। बाइल जूस क्या करता है? वो रिलीज़ करता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो एंजाइम है इसको हम लोग को समझने के लिए केमिकल बोलना पड़ेगा, बराबर। अच्छा, उसके बाद क्या है? इट मॉडिफाई सॉर्ट्स एंड पैक्स मटेरियल्स सिंथेसाइज इन द सेल। जो भी मटेरियल सेल्स के अंदर बनते हैं उनको क्या करेगा? इनको अच्छे से सॉर्ट करेगा, उनको प्रॉपरली क्या होगा? पैकिंग होगा। तो ये सब काम कौन करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है, ठीक है। एग्जाम्पल है उसका प्रोटीन, समझ लेना, ठीक है। प्रोटीन्स जब बिल्ड होता है, प्रोटीन्स जब बनता है तो उनको क्या किया जाता है? मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, उनको अच्छे से फिनिशिंग टच देना पड़ेगा। तो देख रहे हो सेल के अंदर कितना चीज़ें हो रहा है, एकदम छोटा सा, दिखता तक नहीं है, बराबर ना। वो जो नीडल होता है ना, नीडल कौन सा नीडल? जो डॉक्टर लगाता है ना, सुई, ठीक है, वो अपने फिंगर पे रखोगे और जितना एरिया वो फिंगर का टच करेगा ना, उतने के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। कितने? मिलियंस ऑफ सेल्स। इतना छोटा सेल होने के बाद इतनी सारी काम हो रही हैं उसके अंदर, बराबर। हम तो इतने बड़े इंसान हैं तो ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, सोचो। इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइजोसोम्स। सो ये सब कहीं ना कहीं फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन में भी काम करता है, बराबर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाने का काम करता है, लाइजोसोम्स भी फॉर्म होने के काम होते हैं। समझ में आया? बंद कर दो।